पूजा नाम की एक औरत एक दीपपुर नाम के गांव में रहती है। वो 7 माह की गर्भवती है, पर उसका पति नहीं है। पूजा की एक बेटी भी है, 5 साल की है, पर वो विकलांग है। वो बिस्तर पे पड़ी रहती है। ऊपर से पूजा दूसरी बार मां बनने वाली है। घर को चलाने के लिए वो काम की तलाश में जाती है। उसे गांव के हनुमान मंदिर में पंडित जी के साथ पूजा पाठ में हाथ बांटने का काम भी मिल जाता है। वो उसी दिन से काम में लग जाती है। पंडित जी देखिए, सही से काम किया है ना? हाँ बेटी, बस ऐसे ही काम करते रहना। पंडित जी भी पूजा के काम से बहुत खुश थे, पर एक आदमी खुश नहीं था। उसी गांव के जमींदार का छोटा बेटा दीपक। क्योंकि दीपक हमेशा मंदिर में पड़ा रहता है और हनुमान जी का प्रसाद खरीदने के लिए दिए गए पैसों से कुछ पैसे छुपकर घर ले जाता है। पूजा के काम करने से उसे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए पहले ही दिन दीपक को पूजा से बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार साहब पंडित जी को मंदिर के प्रसाद लाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। तभी वो पैसे दीपक आकर छीन लेता है और पूजा को पैसे देते हुए कहता है, पूजा, बाजार जाकर मंदिर के प्रसाद के लिए फल ले आ जा। पर जमींदार ने तो आपको 400 रुपए दिए थे, आप मुझे 200 दे रहे हैं। तू अपनी ज्यादा जुबान न चला और जो कह रहा हूँ वो कर। पूजा वहां से चली जाती है और फल लाकर रख देती है। और फिर सभी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं, पर प्रसाद कम पड़ जाता है और जमींदार यह देख बहुत गुस्सा होता है। पंडित जी, यह क्या है? मैंने तो आपको 400 रुपए दिए थे, फिर फल कैसे कम पड़ गए? वो पैसे तो आपके भाई दीपक ने ले लिए थे। दीपक कहता है, भैया, मैंने वो पैसे इस पूजा को दे दिए थे। मुझे लगता है इसने ही कुछ घपला किया है। यह सुनकर पूजा को बहुत धक्का लगता है और वो कुछ कहे, पर तभी दीपक उसे रोक लेता है। चोरनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीपक पूजा को एक थप्पड़ मारता है और उसको धक्का भी दे देता है। लेकिन तभी एक आदमी पूजा को गिरने से बचा लेता है और कहता है, जमींदार जी, इस भली औरत को मत मारिए। कसूर तो मेरा है, मैंने ही इसे कम फल दिए थे, पर मुझे बाद में मेरी गलती का एहसास हुआ और मैं यहां आया। ये लीजिए आपके बाकी के फल। वो आदमी फल देकर वहां से चला गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी कौन था। अगले दिन गांव में हो हल्ला मच गया कि हनुमान जी की मूर्ति गायब हो गई है और दीपक यह इल्जाम भी पूजा पर लगा देता। ये इस पूजा ने ही किया है, मैंने इसकी आंख में लालच देखा है। सभी गांव वाले पूजा को मारने लगते हैं। तभी 2 आदमी वहां आ जाते हैं और वो चोरी का इल्जाम अपने सर ले लेते हैं। पूजा तो बच जाती है, पर वो आदमी खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उधर वो दीपक मूर्ति चुराकर अपने घर में खुश बैठाता है। लेकिन तभी कुछ वानर उसके घर में घुस आते हैं और उसको अपने नाखूनों से घायल कर देते हैं और कहते हैं, तू सभी को बता कि तूने यह चोरी की है, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दीपक सभी गांव वाले के सामने अपना जुर्म कबूल लेता है और मूर्ति लौटा देता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उधर पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन थे। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। दुखी मत हो पूजा बेटी, वो फल वाला और वो आदमी मैं ही था जिसमें तुझे बचने के लिए यह सब किया। पर अब सब ठीक हो गया है, तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। हनुमान जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और उनके जाते ही पूजा की बेटी एकदम ठीक हो गई और घर में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रही। कुछ समय बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बजरंगी रखा। नंदनपुर में पीलू चिड़िया नई नई शादी करके बबलू कबूतर के घर आई थी। उसने सोचा था कि जो भी दुख तकलीफें उसने अपने मायके में देखी है वो उसे ससुराल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बबलू कबूतर का बहुत बड़ा कारोबार था और ससुराल में सिर्फ उसकी सास और एक बबलू की बहन थी। थोड़े दिन हंसी खुशी बीते, पर कुछ दिनों बाद बबलू कबूतर बहुत दुखी मन से घर लौटा। बबलू कबूतर पीलू से कहता है, क्या
बताऊं पीलू, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पीलू घबरा जाती है। पीलू कहती है, बबलू अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी होने वाला है। बबलू उसको सांत्वना देता है और कहता है, पीलू तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और पीलू को एक बच्ची होती है, लेकिन अभी तक बबलू का कोई भी काम नहीं जमता है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू जल्दी से कोई नौकरी देख, तेरी बहन की शादी भी करानी है, ऐसे वो कब तक घर में रहेगी, तेरे को तो एक बेटी भी हो गई है। ये सुनकर बबलू भी परेशान होता है, लेकिन उसको फिर भी नौकरी नहीं लगती है। वो दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर एक दिन बबलू पीलू से कहता है, देख पीलू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बहन की शादी करा देंगे और थोड़ा पैसा अपनी बच्ची की परवरिश में भी काम आ जाएगा। ये सुनकर पीलू और दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। एक साल और बीत जाता है। पीलू और बबलू की बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन घर में तंगी बढ़ने लगती है। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पीलू बबलू से कहती है, बबलू तुम कहो तो मैं कुछ काम करूँ, ऐसे घर कैसे चलेगा, माँ की तबीयत खराब है, हमारा घर बिक गया और बच्ची भी बड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे। बबलू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, पीलू तू मुझे बार बार क्या ताना देती रहती है, दिन रात मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनकर बबलू की माँ पीलू से कहती है, बेटा हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। पीलू मन मार के रह जाती है। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। बबलू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था, तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। बबलू के हाथ पांव टूट जाते हैं। पीलू पर मुसीबत का और बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पीलू अब अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, इनकी हालत देखिए, आपकी तबीयत भी खराब है और हमारी बेटी को भी तो अच्छा जीवन देना है कि नहीं। बबलू की माँ कहती है, बेटा तू सही कह रही है, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगी। पीलू कहती है, माँ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और पीलू काम की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगती है और उसको एक चिड़ा मिलता है। वो चिड़ा है गोलू। गोलू चिड़ा पीलू का बचपन का एक दोस्त था, जिसको पीलू अपना भाई मानती थी। गोलू भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। गोलू पीलू को देखकर कहता है, पीलू अरे कहाँ भटक रही हो। पीलू कहती है, अरे गोलू भैया आप, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गोलू पीलू से उसके हाल चाल पूछता है। पीलू अपने दुख भरी बात बताती है कि कैसे उसके पति के हाथ पांव टूट गए, कैसे उनका घर बिक गया और आज उनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये सुनकर गोलू बहुत दुखी होता है। वो कहता है, पीलू तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। वो उसे अपनी दुकान की तरफ लेके जाता है और पीलू को सोने के, चांदी के और दूसरे गहने से जड़े हुए चूड़ियाँ दिखाता है और कहता है, देख पीलू ये चूड़ियाँ तू मुझसे लेके जा और बेचने लग, इसका मुनाफे का हिस्सा तू भी रखना, इससे तेरा घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। फिर जब तू अच्छी बिक्री करने लगेगी तब मैं तुझे और भी चूड़ियाँ दे दूंगा। पीलू बहुत खुश होती है और वो चूड़ियाँ लेकर जंगल जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की चूड़ियाँ ले लो। धीरे धीरे काफी सारी पक्षियाँ वहाँ पर जमा हो जाती हैं और पीलू के अच्छे व्यवहार और चूड़ियों की डिजाइन से वे मोहित हो जाती हैं और पीलू से चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। पीलू की मेहनत से उसका चूड़ियों का कारोबार जम जाता है और गोलू उसे और भी चूड़ियाँ देता है बेचने के लिए। थोड़े ही समय पर बबलू की तबीयत भी ठीक होने लगती है, क्योंकि अब उसे अच्छा इलाज मिलने लगता है। जब बबलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उससे मिलने के लिए गोलू आता है। गोलू बबलू से कहता है, अरे जीजा जी
देखिए पीलू ने कितनी मेहनत से चूड़ियाँ बेचने लगी। बबलू कहता है, अरे गोलू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया। और थोड़े दिनों बाद बबलू भी पीलू का साथ देने लगता है और इस तरह से दोनों पति पत्नी चूड़ियों का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर देते हैं। गोलू अब उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। इस तरह पीलू की मेहनत और सहन शक्ति रंग लाती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौए दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का, ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया
और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में जाबाज चील एक गुंडा था। उसके पास पेट्रोल, डीजल और गैस का स्टेशन था। गांव में अकेले उसी के पेट्रोल पंप होने के कारण वो मनमानी दाम में ऑटो वालों को गैस बेचता था। एक दिन बबलू के पास हरिया तोता आता है। हरिया एक साइंटिस्ट था। बबलू, ये ऑटो कैसा है? तुम तो लाल रंग का ऑटो चलाते थे, क्या तुमने नया ऑटो रिक्शा खरीदा है? तो बबलू कहता है, नहीं सर, नया ऑटो नहीं है मेरा। ऑटो रिक्शा तो बैंक वाले उठा के ले गए, क्योंकि मैंने अपना EMI नहीं दिया था, इसलिए ये ऑटो मैंने खड़क सेठ से किराए पर लिया हूँ। तो हरिया कहता है, ये तो CNG ऑटो जैसा है, माइलेज कितना देता है? तो बबलू कहता है, माइलेज कितना भी दे, क्या फायदा उसके साहब, उसके हिसाब से भाड़ा भी तो देना पड़ता है ना। पूरी जिंदगी भर मेहनत करने पर भी मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो हरिया कहता है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम अपना CNG ऑटो खरीद लो, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो बबलू कहता है, नहीं हरिया सर, वो जाबाज मनमाने दामों में गैस बेचता है, जिससे हमें फायदा नहीं होता है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। तो हरिया कहता है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी क्या करती है? तो बबलू कहता है, मेरी पत्नी पीलू मिट्टी के सामान बनाती है। वो जो भी एक बार देख लेती है वैसा का वैसा मिट्टी का बना देती है। हरिया कुछ सोचता है और बबलू से कहता है, अच्छा तो एक बार तुम दोनों मेरे घर आना। अगले दिन बबलू पीलू के साथ हरिया के घर गया। पीलू ने हरिया को मिट्टी के बने हुए कुछ सामान दिखाए, जिसको देखकर हरिया बहुत खुश हुआ। फिर वो पीलू को मिट्टी का ऑटो रिक्शा बनाने को कहता है और देखते ही देखते पीलू मिट्टी के ढेर से एक ऑटो रिक्शा तैयार कर देती है। अरे वाह पीलू, तुम तो कमाल की कलाकार हो। तो बबलू कहता है, मैंने कहा था ना सर कि ये जो देखती है वैसी ही चीज मिट्टी से बना देती है, लेकिन अब इस मिट्टी के ऑटो का आप क्या करेंगे, ये चलेगा कैसे? तो हरिया कहता है, ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो, अब मैं जाबाज की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, और तो और मैं ऑटो वालों को CNG भी सप्लाई करूंगा। फिर हरिया अपनी लैब में पीलू के बनाए ऑटो रिक्शा में काम करने लगा और साथ ही एक बड़ा सा CNG का पंप भी तैयार कर दिया और ऑटो में CNG गैस भी भर दिया। इसके बाद वो बबलू को वो ऑटो चलाने के लिए दिया। बबलू अब मिट्टी का ऑटो चलाने लगा और उससे पैसे कमाने लगा। मिट्टी के अनोखे ऑटो को देखकर जंगल वाले बहुत खुश हुए। तो हरिया कहता है, गांव वालों, अब से आपकी ऑटो की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो गई है। पीलू मिट्टी के ऑटो बनाएगी और मैं आप सभी के लिए
बड़ा सा गैस पंप भी बना दिया हूँ। अब से आप यही से कम दामों में गैस भरवाओ। तो टिल्लू कहता है, सर ये मिट्टी का ऑटो बारिश में नहीं पिघलेगा क्या? तो हरिया कहता है, मैंने इस पर सारे टेस्ट कर लिए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का बना हुआ होने से ये एकदम हल्का ऑटो है, जिससे इसकी माइलेज भी 100 की है। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जाबाज की दुकान में भीड़ लगनी बंद हो जाती है। बबलू, तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गैस स्टेशन से गैस नहीं भरवा रहे हो? तो बबलू कहता है, तुमने हम लोगों को बहुत लूटा है जाबाज। अब तुम सब हरिया सर के गैस स्टेशन से ही गैस भरवाएंगे। तो जाबाज बोलता है, मैं तुम्हारे हरिया सर का बैंड बजा दूंगा। उसकी ये हिम्मत कि जाबाज से पंगा ले रहा है, मेरी दुकान बंद करवाएगा, मैं उसको ही बंद कर दूंगा। उस रात जाबाज हरिया के घर पर जाता है। हरिया सो रहा होता है। जाबाज चाकू निकालता है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखता है कि उसे पुलिस ने घेर लिया है। तो कालू इंस्पेक्टर कहता है, जाबाज, तुमने इस देवता जैसे साइंटिस्ट को मारने की कोशिश की, आज तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। फिर जाबाज की पुलिस बहुत पिटाई कर देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इस तरह से हरिया गरीब गांव वालों की मदद करता है और सबकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है। अब पीलू और बबलू अमीर हो जाते हैं। पीलू की खुद की मिट्टी का ऑटो बनाने की फैक्ट्री होती है और बबलू हरिया के साथ CNG बेचता था। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।